सरकारी नौकरी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है। भारत वो देश है जहां पर आज भी 60% के आसपास लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। उनमें से अधिकतर किसान ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। उनके पास इतना खेत तक नहीं है जिसमें अनाज की बुआई करें और इतना उत्पादन कर लें कि साल भर अपने परिवार का पेट पाल सकें। वो एक मजदूर की तरह दूसरे के खेतों पर निर्भर होते हैं। जब उनके परिवार में कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है तो उम्मीद लगाते हैं सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी एक गरीब परिवार की, एक गरीब छात्र की उम्मीद है। सरकारी नौकरी वो सपना है जो टूटे मकानों में, टूटी चप्पलों में और फटे हुए कपड़ों में पलता है। एक सरकारी नौकरी सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, एक गरीब के आत्मसम्मान की पहचान है। ये उन माँ बाप के आंखों का सपना है जिन्होंने अपनी जरूरतों को कम किया, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, उनके लिए किताबें खरीदी, उनके लिए कोचिंग की फीस जमा की। ये उस गरीब परिवार की वो आखिरी उम्मीद है जिन्होंने अपने खेतों को गिरवी रख दिया, जिन्होंने अपने खेतों को बेच दिया सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि एक दिन वो सरकारी नौकरी पाएगा और ये हमको सब कुछ वापस मिल जाएगा। तो सरकारी नौकरी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, ये पूरे समाज को उठाने की ताकत रखती है। आप सबने खुद नोटिस किया होगा, जैसे ही किसी गांव के एक लड़के की नौकरी लगती है उसका सोशल स्टेटस तुरंत ही बदल जाता है। जो लोग उसके बारे में बातें बनाया करते थे, जो बुराइयां करते थे, आज वही आके कहते हैं कि हम जानते थे ये लड़का नौकरी पा जाएगा। तो सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी भर नहीं है, ये आत्मसम्मान की पहचान है, ये जीविका की पहचान है, एक गिरते हुए परिवार को ऊपर उठाने की पहचान है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे देश विकास कर रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे सरकारी नौकरियों में संकुचन भी बढ़ता जा रहा है। साथ में तमाम नेताओं के बयान भी ऐसे हैं कि उनको सुन के ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव हो जाएगा। अमित शाह, रघुराज प्रताप सिंह, अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं का कहना है कि हम भारत के सभी यूथ को नौकरी नहीं दे सकते हैं। अब इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आजादी के भारत में ऐसा कौन सा टाइम हुआ था जब सारे यूथ ने नौकरियां की थी। ये तो किसी भी कालखंड में संभव नहीं रहा कि सारे के सारे यूथ को नौकरी मिल सकती है। लेकिन ये जरूर संभव है जो केंद्र सरकार के अंडर में तमाम डिपार्टमेंट काम करते हैं, जो राज्य सरकार के अंडर में तमाम डिपार्टमेंट काम करते हैं, उनमें जो वैकेंसीज खाली हैं उन वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट कराए जा सकते हैं। लेकिन विभाग जब भी इनसे वारंट निकालता है तो हालात ये हो जाते हैं, एक वैकेंसी को पूरा होने में लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। और सिर्फ एक केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकारों की बात है, हर एक राज्य सरकार की स्थिति यही है। लेकिन हालात ये हैं, जो भी थोड़ी बहुत वैकेंसी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से आती हो, उस भर्ती के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बिना किसी विवाद के उस भर्ती का पूरा हो जाना। अगर हम भर्तियों में हुई गड़बड़ी के बारे में बात करें और उत्तर प्रदेश को ले लें, 2015 में यूपी पीसीएस का पेपर लीक होता है, पेपर को रद्द करना पड़ता है। 2017 में इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर लीक होता है, पेपर रद्द करना पड़ता है। 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक होता है, पेपर को रद्द करना पड़ता है। 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक होता है, रद्द करना पड़ता है। 2024 में आरओ एआरओ का रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक होता है, जिसकी जांच एसआईटी को दी जाती है। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होता है, रद्द करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में भी कई सारे पेपर लीक हुए हैं। उसमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, टीचर रिक्रूटमेंट भर्ती है, यहां तक कि नीट परीक्षा का भी पेपर लीक हो जाता है। इसी तरीके से राजस्थान में ही पेपर लीक के मामले आते हैं। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022, रीट 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती 2021 परीक्षा। अगर हम एमपी में भर्ती घोटालों के बारे में बात करें तो 2013 में व्यापम का घोटाला हुआ था, जो कि देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक था। ये मैंने जो आपको डाटा दिया है, ये सारा का सारा डाटा हिंदी भाषी क्षेत्रों से है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों से सबसे ज्यादा प्रतियोगी छात्र आते हैं, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा को लेकर किस तरीके से एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। बच्चे कुप्रबंधन का आरोप लगाते हैं, टेक्निकल इशू बताते हैं, उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं होती, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। हालात ये है कि बोर्ड अपनी मनमानी करे, सेंटर अपनी मनमानी करे, लेकिन कोई स्टूडेंट आवाज तक ना उठा पाए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे एक प्रतियोगी छात्र का शोषण होता है। एक माता पिता जो अपनी जरूरतों को मार के, अपनी जरूरतों को कम करके अपने बच्चे को बाहर भेजने को पढ़ाई करेगा और सरकारी नौकरी पाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, वो सही ना होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ता ही जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक प्रतियोगी छात्र का हर एक स्तर पर शोषण होता है। सबसे पहले बाहर आके वो कमरा लेता है, किराएदार के चक्कर में फंसता है,
हर साल किराया बढ़ता रहता है। उसके बाद जब किसी वैकेंसी का फॉर्म आता है, उस वैकेंसी से संबंधित तमाम कोचिंग वाले प्रचार करते हैं और प्रचार ऐसे करते हैं कि मानो कल ही आपको नौकरी दे देंगे। तमाम प्रतियोगी छात्र उनके लोक लुभावने विज्ञापन में फंस जाते हैं और जाके वहां पर एडमिशन ले लेते हैं। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। साल 2 साल बीतने के बाद कहीं जाके परीक्षा की डेट आती है, लेकिन जैसे ही परीक्षा का डेट करीब आता है, पता चलता है किसी कारणवश बोर्ड ने परीक्षा को कैंसिल कर दिया। अब बच्चे एक लंबा इंतजार और करेंगे। इसके बाद जब बोर्ड दोबारा एग्जाम की डेट निकालता है और जब बच्चों का फाइनली एडमिट कार्ड आ जाता है, तो पता चलता है कि किसी का सेंटर 200 किलोमीटर दूर है, किसी का 300 किलोमीटर दूर है, किसी का 400 किलोमीटर दूर है। अब वो छात्र 200-300 किलोमीटर दूर अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए बस का टिकट खरीदेगा, वहां पहुंचेगा, कोई छोटा मोटा कमरा लेगा, उसके लिए पैसे खर्च करेगा और अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए हो सकता है ऑटो का भी पैसा खर्च करे, फिर एग्जाम दे। एग्जाम देने के बाद जब निकलता है बाहर, तो उसे लगता है कि अब पेपर अच्छा हुआ है, हो सकता है मुझे इस साल नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगले ही दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, अब ये पेपर दोबारा कराया जाएगा, यानी कि भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। अब ये हर एक प्रतियोगी छात्र के लिए एक चेन की तरह से फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब वो फिर से अपने कमरे पर रहेगा, फिर से कोचिंग ज्वाइन करेगा, फिर से इंतजार करेगा एडमिट कार्ड आने की, फिर से बस से सफर करेगा, कोई होटल लेगा, फिर जाके अपने एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देगा। अब इन सारी समस्याओं के बाद अगर एग्जाम सही ढंग से हो जाता है, तो पता चलता है पेपर में कई सारे गलत क्वेश्चन आए थे। अब उन क्वेश्चन पे बोर्ड आपत्ति मांगता है। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको आपत्ति है तो आप वो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक मिनिमम फीस जमा करनी पड़ेगी। यानी कि बोर्ड खुद पेपर के क्वेश्चन गलत तैयार करता है और अपने ही गलत क्वेश्चन के लिए बच्चों से पैसे मांगता है कि आप मुझे पैसे दो, तब हम बताएंगे कि क्वेश्चन गलत है या सही है। आपत्ति दर्ज होने के बावजूद जब बोर्ड की तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं होता है, तो यही छात्र इस भर्ती को लेके कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि कोर्ट एक आखिरी उम्मीद बचती है कि उनके साथ न्याय हो पाएगा। अब कोर्ट में जाने के लिए उन्हें एक वकील चाहिए, वकील को भारी भरकम पैसा चाहिए। वही प्रतियोगी छात्र सब छात्रों से मिलकर पैसा इकट्ठा करता है और फिर वकील खड़ा करता है। तो ऐसी तमाम भर्तियां हैं जो बिना कोर्ट का चक्कर लगाए पूरी नहीं हुई हैं, और इन चक्करों में घिसता कौन है? प्रतियोगी छात्र। तमाम ऐसे छात्र होंगे जो एक वैकेंसी के एग्जाम को देते होंगे, लेकिन जब दूसरी बार उसी वैकेंसी का फॉर्म आता होगा तो हो सकता है वो ओवर एज हो जाते हों। तो ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब के आसपास है, जिसमें यूथ सबसे ज्यादा है। तो किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी आबादी को नौकरी दे पाना संभव नहीं है। लेकिन कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक काम जरूर कर सकती है कि जो भी रिक्रूटमेंट आते हैं, जो भी भर्तियां आती हैं, उनको साफ और पारदर्शी ढंग से करा सकती है, जिससे विभाग में अच्छे लोग जाएंगे तो विभाग भी अच्छा काम करेगा। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।